if we don't know through the voices of the people what happened, on what basis are we sitting here and saying, no? How can we deny that history? अनम जकरिया के साथ इस मुकालमे का मकसद डीह्यूमनाइजेशन के अमल को समझना है कि किस तरह एक ख़ास आइडेंटिटी के लोगों को, वो कश्मीरी हो सकते हैं, वो बंगाली हो सकते हैं, वो फ़लस्तीनी हो सकते हैं, कि किस तरह इन लोगों की आइडेंटिटी के साथ अजीब किस्म के मिथ्स एसोसिएट किए जाते हैं ताकि उनको नीचा साबित किया जा सके, उनको कमतर दिखाया जा सके, उनको खुद से इन्फीरियर साबित किया जा सके। और किस तरह फिर इस डीह्यूमनाइजेशन की अमल के ज़रिए, इस डीह्यूमनाइजेशन के अमल के नतीजे में हर किस्म के वायलेंस, जेनोसाइड से लेकर सेक्सुअल वायलेंस तक, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर नॉर्मलाइज किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद तारीख में इससे इनकार भी किया जाता है कि इस किस्म की वायलेंस कभी हुई भी थी। जिस तरह अनम जकरिया कहती है, एक तो वायलेंस होती है, दूसरी वायलेंस ये है कि आप मुकम्मल तौर पर इस बात से इनकार कर लो कि वायलेंस हुई भी थी। सो प्लीज डू वॉच दिस कन्वर्सेशन एंड डू टेल अस वन थिंग, what do you think about the topic and the ideas that are expressed in this conversation? Thank you so much, Anam Zakaria, Professor Anam Zakaria, for being with us. Not a professor, just Anam Zakaria. Yeah, just a writer. Yeah. Not a professor, seriously? Not a professor. I used to teach A levels Islamabad mein, but Mhm. not a professor. So don't have a PhD. A lot of people call me doctor or professor, but no, just Anam. And yeah, I have a background in anthropology and oral history. Yeah. Okay, so how you wrote so many books? Like, which, We you can, deserve a yeah. PhD, I think I should say. Thank you. So ये सारी जो किताबें हैं actually they are personal projects, and they all came about from a desire to understand my own history, personal history, political history a little bit better. And I can go right into it. Do you want to go right into it of Yeah, how I yeah, started? definitely. Yeah, Huh? definitely. Okay. Like, it was the first question I wanted to ask. Like, ऐसा क्या है अनम जकरिया में कि उनको महसूस हुआ कि like she should document this pain and suffering? Like, do you have any fascination with these painful stories and suffering of the people? Uh, No, it's really difficult work. And जब भी मैं अपनी किताब किसी को देती हूँ, तो I feel very strange कि मैं कहूँ कि I hope you enjoy reading it, because it's not an Yeah. enjoyable read, right? These are very heavy stories, and it's been a very difficult process to also document and record them. मैं इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर रही because मुझे इस तरह की स्टोरीज पसंद है। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ because I think इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है for us to understand the human cost of any conflict, any war, any violence, any genocide, Yeah, right? yeah, Because definitely. काफी दफा हम जो न्यूज़ पेपर्स में पढ़ते हैं या मीडिया के जरिए सुनते हैं, वो फोकस होता है स्टेटिस्टिक्स पे, नंबर्स पे, इतने लोग मारे गए, पर उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, लिव्ड इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मेरी ज्यादा दिलचस्पी है, because I think that we need to understand those lived implications to really know what's at stake, right? Yeah. Each time, at a high macro meta political level, policies shift, or policies of violence and oppression are inflicted on people. What does it really mean on ground? Mm-hmm. But ये काम बाय चांस मैंने शुरू किया। मैंने अपनी डिग्री की थी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, और मैं नॉन प्रॉफिट सेक्टर में अपना करियर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही थी। एंड माय फर्स्ट जॉब आई लैंडेड बाय चांस, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, वाज विद द सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान। ये 2010 की बात है। और ये शमीन उबैद शनोई का इदारा है, एंड ऑफ कोर्स सो मेनी अदर पीपल हु हेल्प बिल्ड इट। एंड शमीन की एक विजन थी कि पाकिस्तान में पार्टीशन की जो ओरल हिस्ट्रीज हैं, जो लोगों ने देखा है, आम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, उसको हम डॉक्यूमेंट करें। Mm-hmm. दुनिया भर में इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं, तो उनके कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होती है। एंड पाकिस्तान इज़ वेरी फॉर्चुनेट इन दैट सेंस कि हमारी जो पहली जनरेशन है उस वक्त स्पेशली, दे वर स्टिल अराउंड एज वॉकिंग टॉकिंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। So Sharmeen and the team at CAP wanted to document these stories, and I was brought on board to help start the Lahore office. Mm-hmm. And my job became to just go out and document oral histories.
एंड मैंने काफ़ी कुछ ऑन द जॉब सीखा एंड मैंने पार्टीशन सर्वाइवर से जाके बातें करना शुरू किया, उनकी स्टोरीज डॉक्यूमेंट करनी शुरू की। एंड उसी टाइम पे मैं एक और भी प्रोग्राम रन कर रही थी, एक्सचेंज फॉर चेंज के नाम से, जो कैब का ही प्रोग्राम था, सिटीजन्स आर्काइव का, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बच्चे हैं, स्कूल चिल्ड्रन, उनके बीच में डायलॉग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। एंड through letters, through postcards, through collages, through oral histories as well, and then through physical exchange, we were connecting these students. And what happened for me at that time was, एक तो I realized कि मुझे अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पता है, राइट? जो टेक्स्ट बुक्स में मैंने पढ़ा है वो एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द लार्जर स्टोरी है, और वो एक बहुत सिलेक्टिव हिस्ट्री भी है, काफ़ी दफ़ा वो एक बहुत सेंसर्ड हिस्ट्री भी है, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री भी है। तो मैंने जो अभी तक मेरा ख्याल था मुझे पता है पार्टीशन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, वो बहुत एक नैरो अंडरस्टैंडिंग है। Mm-hmm. Here I am sitting with people who experience that history, and they're telling me a much more complicated, complex, layered, nuanced, and sometimes a very different altogether history. Yeah. Right. And what's happening is I didn't know this history, but neither do these younger children that I'm working with. So as we're moving further and further away from partition, we're also moving further and further away from that more complicated history, Mm-hmm. and all we're left with are these linear, state packaged narratives. Yeah. कैब के थ्रू ही मैंने इंडिया में भी काम किया थोड़ा सा, and so I got to hear some stories from there, and then that's kind of what set me on this journey. पार्टीशन पे मैंने किताब लिखी, and then I realized पार्टीशन पे किताब लिख के कि अब बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर है पार्टीशन पे, वो पंजाब के नज़रिए से पार्टीशन को देखता Yeah. है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज पंजाब में जिस वायलेंस देखी, ओवरनाइट वायलेंस देखी, it was something that we really had not seen before and needed to be documented, but also that there are variations depending on which region and geography you are at. So I then went to Kashmir, the line of control, Pakistan side of administered Kashmir, and उधर जाके मैंने stories document की। और जब मैं वो stories document कर रही थी तो फिर मुझे ये realization हुई कि अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर policies को बेहतर तरह से समझना चाहती हूँ, तो I have to look back in history again. I have to look at 1971. Okay. I have to look the creation of Bangladesh, because ये एक ऐसा हिस्टोरिकल एपिसोड है जिसको हम पाकिस्तान में नहीं समझे, नहीं समझना चाहते, नहीं उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, एंड उसको रियली हम how should I put it? We don't want to come to terms with it. We don't want to recognize it. We don't want to acknowledge it. And I knew so little about it as a Pakistani. So then that's why I wrote that more recent on 1971. There were a lot of questions that were popping up in my mind when you were speaking. एक तो ये आइडिया मिसाल के तौर पर अगर मैं मुझे एक तरह से तारीख पढ़ाई गई है और मुझे एक फीलिंग आती है लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड आई शुड नो मोर हिस्ट्री, तो मैं कहूँगा कि लेट अस लाइक रीड समवन एल्स, अ मोर अथॉरिटेटिव पर्सन, यू डिसाइड टू स्पीक विद द पीपल। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा एंटी पीपल ट्रेंड है, लाइक हम अपने ही लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। और आपने ये डिसाइड किया कि अगर मैं तारीख को सही तरह से समझना चाहती हूँ तो मुझे लोगों से ही बात करनी चाहिए। दूसरी, आपने 1971 को कश्मीर के साथ भी रिलेट किया, सो आई वुड लाइक यू टू से समथिंग अबाउट दिस टू पॉइंट्स एज वेल। Sure, sure. मैं लोगों के पास वापस इसलिए गई बिकॉज जो आम लोगों की कहानियां होती हैं, स्टोरीज होती हैं, जैसे किताब में हम बात करते थे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ओके। they are not stories that make it to the books, हम्म। right? किताबें भी मैंने पढ़ी ऑफ कोर्स, एंड किताबों में भी मेरी दिलचस्पी उन किताबों में है जो लोगों के नज़रिए से देखती हैं। सो फॉर एग्जांपल उर्वशी बुटालिया, जो एक इंडियन ओरल हिस्टोरियन है, उनका जो काम है द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वो देखती हैं कि औरतों के क्या एक्सपीरियंसेस थे। दैट्स समथिंग आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम, ऑफ कोर्स, एंड सो मेनी अदर बुक्स दैट आई वेंट बैक टू। बट आई आल्सो थिंक कि आपने जो बात की कि हम लोगों को जो टेस्टिमनीज हैं उनको अंडर वैल्यू करते हैं, आई थिंक एक कलोनियल थॉट प्रोसेस है। हम्म। पर या। प्री कलोनियल साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट को देखें तो उसमें जो ओरल ट्रेडिशन है, द पासिंग ऑन ऑफ स्टोरीज एंड लर्निंग ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू स्टोरीज, it was very, very integral हम्म। to our culture, ओके। right? With colonization, this emphasis on the written word, ओके। right? Also, this emphasis on who is the authority. या। Some culture that you will find is written by white people,
is written from a colonizer's lens as well, or is written from the lens of state ideology, right? Okay. Particularly when I did my work on Kashmir, I realized it's because partition पे काफी काम हो चुका है, fiction भी है, non-fiction भी है, हिस्ट्री का भी बहुत काम है, so I had a lot to go back to. पर जब मैं कश्मीर गई, स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है, रीजनल लिटरेचर में है, वर्नाक्युलर में है, लोकल ज़बानों में है, पर अंग्रेज़ी की ज़बान में बहुत कम है। जब मैं उधर गई, मैंने कहानियाँ सुननी शुरू की, लोग जो मुझे बता रहे थे कि हम 14 साल एक जंग के माहौल में रहे हैं 90s में, और मैं लाहौर इस्लामाबाद में 3 घंटे 5 घंटे दूर बैठी हुई हूँ, मुझे अंदाजा ही नहीं है। मैंने जाके वापस बुक स्टोर्स में सर्च करने की कोशिश की कि मुझे कोई किताब मिलेगी, मुझे नहीं मिली उस तरह की किताबें। Mm-hmm. सो आई थिंक इज ऑल्सो डर्थ ऑफ लिटरेचर ऑन सम ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, राइट? आप Yeah. 71 की बात करोगे तो 71 पे किताबें हैं, मगर पाकिस्तान में जो किताबें लिखी गई हैं ज्यादातर मिलिट्री के मेमोइर्स हैं, Yeah. 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 राइट? सो उसमें एक मिलिट्री और स्टेट का नैरेटिव है। Mm-hmm. तो जो आम लोगों के साथ हुआ, जो आम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, आम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस, जेनोसाइड एक्सपीरियंस किया, फिर उन्होंने रीबिल्ड किया, हील किया, नहीं किया, वो क्या कहानी है? हाउ डू दे Mm-hmm. मेक सेंस ऑफ द ट्रॉमा? Mm-hmm. So I want to go back to people, and I think ये South Asian context में it's very applicable, but I also think world over this is applicable कि हमारी जो history होती है जिसको हम quote unquote objective समझते हैं, again a colonial lens of like what is objective history versus what is too Yeah. subjective and true. You know, I think even our objective history can be very politicized Yeah. history. Yeah. Yeah. Right? आप जिस साइड ऑफ द बॉर्डर बैठे हुए हैं, आप किस नजरिए से देखेंगे, आपको बहुत डिफरेंट नैरेटिव्स आएंगे। तो आई Yeah. फाइंड दैट आई एम एबल टू गेट क्लोजर टू दैट कॉम्प्लिकेटेड पास्ट थ्रू द वॉइसेस ऑफ पीपल, Yeah. सो those lived experiences, and I continue to do that work. अब मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त, मैं टोरंटो में हूँ, पर इधर भी मैं टोरंटो को समझने के लिए, टोरंटो में जो सिस्टेमिक इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, आई एम गोइंग बैक टू पीपल, Wow. right? Because Wow. I feel like that will offer me a lens that no statistics can. Wow. I, And then, yes, I'm yeah. writing books too. So I hope people read books. Books we need to go back to. Of course, there's so many incredible books and literature. But literature that's grounded in people's stories is the one that pulls me in Yeah, particular. and I think I also wanted to ask this question, like when you were writing this book, what were you feeling कि आप तारीख लिख रही है या आप लोगों की stories document कर रही है, like what could be the distinction between the two? That's a very interesting question. I think ये oral history और conventional sources of history में काफी दफा ये debate होती है कि ये history है या ये कहानी है, या memory जो है obviously वो malleable होती है, वो Yeah. shape भी होती है, reshape भी होती है। And इस पे Yeah. उर्वशी भट्टाचार्य को मैं बहुत quote करती हूँ, because कि एक किताब में quote है जो इस वक्त मैं from my mind I won't remember the exact words, but she talks about, yes, memory is, of course it shifts, but जो objective archival history भी है, वो भी किसी ना तो Yeah. लिखी है ना Yeah. किसी नजरिए से। Filtration तो So, उसमें भी होती है. and another thing she says, which I keep in mind always, is कि जो history और memory जो है ना, वो sisters हैं। Mm-hmm. The Okay. two are sisters. They, so don't see them as opposing forces, Mm-hmm. but rather see them as complementary, as integral to each other, Mm-hmm. interwoven with each other. Mm-hmm. तो जब मैं ये किताबें लिख रही होती हूँ या के बारे में रिसर्च कर रही होती हूँ, तो of course history is on my mind. I'm an oral historian. I'm looking at oral history, right? Mm-hmm. History that can be communicated to me through the verbal, through the non-verbal body language as well, of course. So the oral, non-oral. But I also I'm aware that the subjects I write about, उस पे तारीख से लिखी गई, हमें dates पता हैं, जो meta Yeah, events हैं, बड़े events, वो हमें पता हैं, right? definitely. तो मैं अगर मुझे कोई कहेगा ना, किसी मैं बुजुर्ग के साथ बैठी Mm. हुई हूँ, अगर वो मुझे कहेंगे कि जो पार्टीशन थी 1947, अगर वो नहीं कहेंगे या 1945 कह देंगे, तो उस पे मैं Yeah. उनसे लड़ाई नहीं करने लगी बैठ के Yeah. कि Yeah. आप क्या कह रहे हैं, Mm. 1947 में हुई थी। We know that big data points. Yeah, That's we know in this. my Yes, mind. What I'm definitely. more curious about is कि आपको कब महसूस हुआ कि पार्टीशन हुई है? आपने पहली दफा लफ्ज आपको आपने कब सुना? आपके ऊपर पर्सनल इम्पैक्ट कब हुआ? आपके लिए पार्टीशन कब हुई? What Wow. did that mean for you? जब मैं 1971 पे रिसर्च कर रही थी, तो when did the idea of Bangladesh mean something to you as a Bengali? I'm more interested in that. Yeah. That person
in history. So I'm doing both, I would say, to answer your question. मैं तारीख के बारे में of course सोच रही हूँ. That's in my mind. In the questions that I ask, it's in people's mind because they know Mm-hmm. I'm to learn about history through their eyes. But Yeah. I'm also interested in their memories and how they make sense of those memories. Yeah. 50 years, 60 years, 70 years, 80 years Definitely. after that event. Because जब हम फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन या किसी भी इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं आफ्टर सो मेनी ईयर, तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, जो वो इवेंट्स होते हैं जो उस इवेंट के बाद हुए, जैसे 1961 की जंग हुई, 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन हुई, जब हम उन इवेंट्स को देखते हैं, then when we talking about partition, those subsequent events have an impact on our memory of that first event, if that makes Yeah. sense. Yeah. 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 तो Yeah. अगर मैं पार्टीशन के बारे में ओरल हिस्ट्रीज डॉक्यूमेंट कर रही होती 1950s में, तो एक Yes. बहुत डिफरेंट स्टोरी आती. पर जब मैं Wow. वही कहानी डॉक्यूमेंट कर रही हूँ 2010 12 या आज अभी अगर Yeah. मैं करूँ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी इस हफ्ते हो रहा है, Yeah. that will have impact on Yeah. how we remember the past, how we tell that story. The other thing that's important to keep in mind is who is asking you the question. Yeah. अगर आप सवाल पूछोगे वर्सेस मैं सवाल पूछूंगी बेस्ड ऑन आवर जेंडर, बेस्ड ऑन आवर एथनिसिटी, based on the language we use, based on our social class, all of those factors will have an impact. जब मैं बांग्लादेश गई और एज अ पाकिस्तानी मैं ये रिसर्च कर रही हूँ, तो it's not just the story of 1971, it's the story of 1971 as told to a Pakistani. Wow. Mm-hmm. And that is a very A important thing. हमें Punjabi अपने Pakistani. as a Punjabi Pakistani, as Mm. somebody whose father worked in the military, Mm-hmm. there are all those layers that I bring in. मेरी जो पर्सनैलिटी है, Mm-hmm. राइट, अगर आप जाके वो सवाल पूछे, मुझे काफी दफा किताब में मैंने लिखा भी हुआ है, लोगों ने पूछा आप बलोच हैं, Yeah. आप पख्तून हैं, आप सिंधी हैं. Yeah. There were some assumptions के that it made sense for them if I belong to those ethnic groups, if I wanted to come and document the story. When I said I'm Punjabi, a lot of people were surprised. Some people chose not to speak to me, Wow. Oh, yeah, right? that's why I felt like when I was reading your book, agar ye interviews mein karta because I am a Pakhtun, they might be like a bit more inclined to me because they could feel like कि यहाँ पर एक politics थी ना हमारी पख्तून leadership की उनके साथ तो yeah. You're absolutely right. Absolutely right. तो जब मैं अपनी किताब लिख रही होती हूँ, तो I'm interested in the history, the objective numbers and facts and dates. Yes, that's that grounds my work in some ways, it anchors it in some ways. But I'm also interested in everything else in between. Yeah. I'm interested in how people remember, how people forget, what they choose to forget, what they choose to remember, who they choose to share it with. What is Yeah. sayable history? What will always be unsayable history? What Mm-hmm. do I have to read in the nonverbal body language? What do I have to read in the silences? And then I'm also looking at relationship. This is very important to my work. The relationship between state history, Yes. official history in these countries, Yes. and people's personal history. Yeah. हम काफी बार सोचते हैं कि जो ये दोनों टाइप्स ऑफ हिस्ट्री हैं, स्टेट हिस्ट्री एंड पीपल्स हिस्ट्री, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती हैं, Yes. बिल्कुल ही डिफरेंट हिस्ट्रीज हैं. आई डोंट थिंक सो. आई हैव नॉट फाउंड दैट इन माय वर्क Yeah. एक्चुअली. आई फाइंड इसके इन दोनों के बीच में एक एक इंटीमेट रिलेशनशिप है. जो Yes. स्टेट का नैरेटिव है, वो लोगों की सोच और मेमोरी पे उसका काफी इम्पैक्ट होता है, लोग उससे मुतासर होते हैं, Yes. especially as time passes on. Yes. I also find that states effectively appropriate, weaponize selective histories of people and selective pain of Yeah. people. तो अगर आप 71 की बात करोगे, तो पाकिस्तान में जो कन्वीनियंट स्टोरी है, कन्वीनियंट वायलेंस है, वो वायलेंस है जो हुआ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ. Urdu speaking community said yes. You're conveniently okay remembering that history. We appropriate it and then we weaponize it to say इसलिए हमने बंगालियों पे तशद्दुद किया. ये Yeah. justified बात. अगर आप कश्मीर में होगे, जो पंडितों के साथ वायलेंस अगर हुआ, तो वो किस तरह अप्रोप्रिएट होता है, वेपनाइज होता है, राइट, टू जस्टिफाई इंडियन स्टेट पॉलिसीज अगेंस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स. Yes. Still yes. तो गाजा में चले जाओगे, तो आप देखो कि जो 7 अक्टूबर का इवेंट है, वो किस तरह अप्रोप्रिएट और वेपनाइज होता है टू जस्टिफाई द ऑनगोइंग जेनोसाइड Yes. against Palestinians, Yes. right? तो स्टेट अप्रोप्रिएट भी करती है लोगों के पेन, सफरिंग, ट्रॉमा selectively in an Yes. isolated way. और फिर लोग रेजिस्ट भी करते हैं, तो वो भी Yes. हो रहा है. People's Yes. personal memories, स्टेट जितनी भी कोशिश कर लेना,
वो लोगों की जो मेमोरी है उसको होमोजेनाइज नहीं कर सकती। Yes. कई Yeah. कई लोग रेजिस्ट करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, डिस्टरप्ट करेंगे हिस्ट्री को। तो Mm-hmm. मैं इस रिलेशनशिप में बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि कहाँ पे नीट ओवरलैप हो रहा है स्टेट और पर्सनल हिस्ट्रीज में और मेमोरी में, कहाँ पे डाइवर्जेंस है, क्यों वो Mm-hmm. डाइवर्जेंस है। इनफैक्ट अगर आप मिलिट्री के मेमोइर्स भी पढ़ोगे तो उनमें भी आपको थोड़ी ना कहीं डाइवर्जेंस मिल जाएगी, बिकॉज ये एंड ऑफ द डे इंडिविजुअल्स ने लिखी है। जनरल न्याजी का जो मेमोर है, अगर आप पढ़ोगे राव फरमान, मेजर जनरल राव फरमान के मेमोर के साथ, तो यू विल रियलाइज कि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि Oh. असल तशद्दुद किसने किया, असल गलती किसकी थी। और उस ब्लेम गेम में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करते हैं कि वायलेंस हुआ, Wow. उन्होंने नहीं किया, दूसरे ने किया। सो Yes. इवन आई फाइंड इवन इन मेमोइर्स, क्योंकि वो पर्सनल नजरिए से भी लिखे गए हैं, स्टेट नजरिए से भी, बट दे आर आल्सो साइट्स ऑफ अब्सॉल्विंग देमसेल्व्स ऑफ द ब्लेम एंड द गिल्ट। Yes. Yes. हमने नहीं किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी पंक्चुएशन मिल जाएगी। Yeah. तो that's at the heart of my work. That's what I'm really interested in. Yeah, and I think it was also one of the question that I had noted. You had, and you just as you said just now, like रियासत एक वो जो पर्सनल ट्रॉमास और पर्सनल पेन होती है उसको एक तरफ तो अप्रोप्रिएट करती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पर्सनल ट्रॉमास और पेन को एट द सेम टाइम डीलेजिटिमेट भी कर रही है कि नो, ये तो नहीं हुआ, ये तो इस तरह तो नहीं हुआ था, ऐसा कुछ। वैसे और लाइक अगर आपकी किताब के बारे में मैं कहूँ, जिस तरह आपने आप कहा कश्मीर में फिर जो वाकया हुआ है ना, और इसकी वजह से लाइक आई वॉज लाइक व्हेन आई एंड लाइक आई वॉज रीडिंग योर बुक, और फिर मैंने उनकी जो आर्गूमेंट्स पढ़ ली इंडियन साइड से, पाकिस्तानी उसके, लाइक आई वॉज सैड कि यार आपको पता ही नहीं है कि इस तरह कोई वाकई हो जब हो जाती है तो वहाँ पर जो लोग बसते हैं उनके साथ क्या होता है। आपके लिए एक अपनी मैस्कुलिनिटी शो करने के लिए एक मौका मिलता है कि आप यूट्यूब पे आके कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन उस नैरेटिव की वजह से लोगों की जिंदगी जिस तरह इफेक्ट होती है वो आप इमेजिन तक ही नहीं कर सकते। एंड आई वाज थिंकिंग along this line because I was reading your book at the same time, those stories that you were documenting. Thank you. And I think that's such an important point. I think about this so much. I remember कि जब मैंने कश्मीर की किताब लिखनी शुरू की थी 2014 में, रिसर्च करना मैंने शुरू किया, उस वक्त डिफरेंट सर्कमस्टांसेस थे। 20 उस वक्त जब मैं लोगों के साथ बैठी तो वो मुझे पहले का वायलेंस के बारे में वो बात कर रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे 90s में क्या हुआ, औरतें, बच्चे, रेफ्यूजीज कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते थे, इंडियन पाकिस्तानी जब शेलिंग होती थी तो उनके साथ क्या होता था। उन्होंने मुझे जाके दिखाए अपने बंकर्स कि हम इधर रेफ्यूज लेते थे जब शेलिंग होती थी, बताया कि कितने लोग मारे गए, इंजर हुए, डिसेबल हुए। But during the course of this research, firing started again. Wow. Because if you remember, Hizbul Mujahideen commander Burhan Yeah, Wani yeah, was, yeah. एंड 2016 में इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप था बहुत सावर हो गया था, एंड हॉस्टाइल हो गया था, एंड देन इट कंटिन्यूड दैट वे। 2019 में you had Pulwama, you had Balakot, you had all of this happening. And so during the course of my research things shifted, and when I went back after 2016, I think मैं शायद अप्रैल या मई 2017 में गई थी, तो फिर से फायरिंग हो रही थी। तो जो औरतें थी, जो बच्चे थे, जिनके साथ मैंने पहले बैठ के वो कहानी लिखी थी या रिसर्च की थी, जो उनके साथ 90s में हुआ, वो उनके साथ फिर हो रहा था। वो फिर बंकर बना रहे थे, वो फिर उनमें छुप रहे थे। मुझे औरतों ने कहा, ये देखो, ये हमारी दीवारों पे नए क्रैक्स आए हैं शेलिंग से, ये आके देखो, राइट। उधर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो जो हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, टिट फॉर टैट पॉलिसीज होती हैं, जिंगोइज्म होता है, एक नेशनलिस्ट फर्वर को जो कैश ऑन करने का एक ये एजेंडा है, पॉलिसीज हैं, दे हैव रियली रियल लिव्ड Yes, implications, right? yes, And it's a shifting landscape, especially in these regions जो yes, राइट ऑन द बॉर्डर हैं या एलओसी पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। वॉलेटिलिटी जो है, जो अनसर्टेनिटी है, बच्चे उधर कोई भी ऊंची आवाज आए तो एकदम से छुप जाते हैं, अपने कान कवर करते हैं। wow, ट्रॉमा है, yeah, राइट, वो इंटरजेनरेशनल जो ट्रॉमा है। So it's, yeah, sitting in the comfort of our homes, we often forget when we are saying, the country should do this or they should do that, and we forget who is going to have the real
consequences, who's going to face the real consequences Yeah, of and I things. think this point was noted by you in your book as well. मिसाल के तौर पर I'm just forgetting in which chapter it was. Like आप I think it was a बिहारी person जो उन दिनों में एक छोटा बच्चा था और लाइन में खड़ा था कि अब वो मेरा सर काटने वाले Mm. हैं. And you had said like how it personally affected you emotionally. You were speaking about the nightmares even. You Yeah. were just like these were the stories that were affecting you in this way. अगर एक शख्स इससे personally गुजर रहा है तो उसको लाइक कितना इफेक्ट कर रहा है. एंड लाइक दूस वर द डेज, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे होंगे कि जी मारो वो करो नेशनलिज्म ब्ला 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 ब्ला, एंड दीस थिंग्स वर लाइक वेरी कॉन्सिक्वेंशियल फॉर दोस पीपल. इट वाज लाइक लाइफ टेकिंग फॉर देम. आई Absolutely. या. नहीं, अब जस्ट ऐड टू दैट, नहीं आप बिल्कुल, मेरे पे तो उसका इम्पैक्ट होता है, कहानियां डॉक्यूमेंट करने का, बट आई हैव सेड मेनी टाइम्स बिफोर एज वेल, आई थिंक एज ओल्ड हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, जो भी हों, जो भी लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी कहानियां डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, टू रिमेंबर कि लोगों के लिए सिर्फ स्टोरी नहीं है, राइट? आई गेट टू लीव. यस. It may impact me. I may have nightmares. It may have some, secondary vicarious trauma on, me as a researcher, as a writer. But I, जो लोग उसी में रह रहे हैं, जो उनकी यस. रियलिटी है, मैं चली जाऊंगी, उधर शेलिंग ही हो रही है, या उधर उनका जो ट्रॉमा है, जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा एज अ चाइल्ड, वो, they can never shake away. So when we are asking questions, how to do this work ethically, how not to push people, it's not या. my job to make somebody talk. या. मैंने अभी तो पहले कहा था, कुछ हिस्ट्रीज अनसेएबल होती हैं. या. कई औरतों की जो कहानियां होती हैं वो अनसेएबल होती हैं, राइट? सम हिस्ट्रीज कैन नॉट बी वर्बलाइज्ड. यस. If the यस. people want to share, we must be there to listen, but या. it's not our job to push somebody also. या. So to do this ethically, I think about that a या. lot. या. और लाइक अगेन इट्स लाइक अ वेरी वैलिड पॉइंट. एक पॉइंट तो ये बोल सकता है कि मतलब एक शख्स के साथ 30 40 50 साल पहले कुछ हुआ है, आप उनके पास चले जाते हो because they could see that like now a person has come from Pakistan in order to listen to us. उनकी वो emotions आ जाती है, फिर तो आप चले जाते हो, लेकिन वो stories फिर भी उनके साथ रहने लगती है, होती है. I would like come now to this question of like 1971. You said just now as well कि तारीख जो है आप अपनी किताब में भी कहते हैं, हमारे लिए शायद ये एक माजी हो कि माजी में, but for many people and even for us it's like a lived experiences. So I would like you to tell us a bit about this 1971, like how it is still shaping the lives of the people and also politics Yeah. of Bangladesh and Pakistan, let's say. या बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है. और मैं वन अदर थिंग आई से, मैं हिस्ट्री के बारे में जब सोच रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, तो मैं हिस्ट्री को एक स्टैटिक नज़रिए से नहीं देखती कि माजी में कुछ हुआ, हम पीछे छोड़ रहे हैं, अब हम आगे, हम उसको पीछे मुड़ के देखते हैं. Mm-hmm. दैट्स नॉट माई फ्रेमवर्क. आई थिंक हिस्ट्री इन मैनी वेज इज ऑन गोइंग, राइट? हिस्ट्री कीप्स अनफोल्डिंग. सो पार्टीशन भी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है. एंड Yes. पार्टीशन 71 के बीच में रिलेशनशिप है, राइट? Yeah. पार्टीशन और व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर के बीच में रिलेशनशिप है. Okay. 71 और कश्मीर के बीच में रिलेशनशिप है. एंड प्रेजेंट डे जो हमारी पॉलिटिक्स हैं, रियलिटीज़ हैं, जियो पोलिटिकल जो रियलिटीज़ हैं, उनके बीच में, और ये जो सारे इवेंट्स हैं, ईयर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट और नज़दीक रिलेशनशिप है. Mm-hmm. 71, growing up, I did not realize was so significant. हमारी किताबों में जिस तरह उसको पढ़ाया जाता है, छोटा सा एक चैप्टर होता है, एक पैराग्राफ होता है, ये हुआ, और हम जल्दी से आगे निकल जाते हैं, राइट? तो जब मैं बड़ी हुई, मैंने जब एक दो दफ़ा 71 के बारे में कोई सवाल पूछने की कोशिश भी की, तो मुझे एक बड़ा सिंपल सा एक नैरेटिव मिला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दो मेजर जंग हुई थी. 48 में भी हुई थी, बट ज़्यादा हम याद करते हैं 65 और 71 की जो दो जंगें थी. और 65 में हम जीत गए, 71 में हम हार गए. Yeah. तो दोनों हिस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इससे कॉम्प्लिकेटेड हैं, ऑफ कोर्स. बट आई नेवर रियली थॉट मच अबाउट 71 Mm-hmm. टिल आई वाज डूइंग वर्क विद द सिटीजन्स आर्काइव, और मैं लोगों के पास जा रही थी पार्टीशन स्टोरीज डॉक्यूमेंट करने. उसमें Mm-hmm. काफ़ी दफ़ा 71 का जिक्र होता था, Mm-hmm. बिकॉज हम पार्टीशन के बारे में बात करते थे, बट वी वुड लीड अप टू मोर recent history as well. So 71 would come up. And then Citizens Archive ने एक प्रोजेक्ट किया था to mark the 40th anniversary
of the birth of Bangladesh, of 71 war really, and that was called the state of being so divided. तो जब मैं वो इंटरव्यूज कर रही थी, काफ़ी मैं मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास भी गई, तो वो 71 पे फोकस थे. And even though वो military narratives थे, and you know, in some many ways they were reinforcing जो हमारा official रियासत का जो narrative है उसको वो reinforce कर रहे थे, reproduce भी कर रहे थे, मगर उनमें भी as with personal memory other stories would come up. Mm-hmm. Stories of discrimination, Yes. stories के derogatory जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे बंगाली लोगों के लिए, राइट, जो उधर सूरत हाल थी, कहीं ना कहीं वायलेंस का भी मेंशन हो जाता था. तो पहली दफा मैंने सोचना शुरू किया कि देयर इज मोर टू द स्टोरी. Mm-hmm. और मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि क्योंकि मैं पार्टीशन को एक स्टैटिक तरीके से नहीं देखती, तो आई रियलाइज कि पाकिस्तान में पार्टीशन इज लिंक्ड टू नेशन मेकिंग, एंड एक सेंस ऑफ ट्रायम्फ भी है, Wow. राइट. Mm-hmm. हम जब वायलेंस को जब बात भी करते हैं तो हम वायलेंस की बात करते हैं एज अ सेंस ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, मार्टरडम फॉर द नेशन. पर Yeah. जब मैं इंडिया में उस वक्त काम कर रही थी, डायनामिक हिस्ट्रीज चेंज होती रहती हैं, पर उस वक्त जब मैं काम कर रही थी तो एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड लॉस था ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मदरलैंड. Mm-hmm. और किसने ब्रेकअप किया? मुसलमानों ने किया. वो एक फिर एक और हिस्ट्री है, उसके रेप्रिकॉशंस रिलीजियस माइनॉरिटीज मुसलमानों पे बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया Yeah. में. दिस आइडिया ऑफ ट्रेचरस, ट्रेटर, लॉयल्टी आप प्रूव करो, बार बार प्रूव करो. बट आई वाज, यू नो, आई रियलाइज कि दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग मोर कि अच्छा पाकिस्तान में कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं 71 को लेके. सकूते ढाका, डिसमेंबरमेंट कहेंगे, Yeah. फॉल ऑफ Kind of. ढाका कहेंगे, Yeah. राइट. Yeah. पर बांग्लादेश में लिबरेशन Yeah. का अल्फाज इस्तेमाल होता है. तो मैंने कहा ये तो दो डिफरेंट कहानियां हैं, हम किस नज़रिए से देखना चाहते हैं. और लोग भी मुझे कुछ और बता रहे हैं कि कुछ और भी हुआ था. इतनी सिंपल हिस्ट्री नहीं है कि 47 में दोनों, यू नो, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान एक थे. बंगाल में इतनी सपोर्ट थी मुस्लिम लीग के लिए. मुस्लिम लीग इज फाउंडेड ओवर देयर. बंगाल इज अ ह्यूज रीजन Yes. व्हाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड. व्हाट हैपेंड? What happened between 1947 and 71? So I got curious, right? And I started to do interviews. So I started doing this research and I started noticing कि पाकिस्तान में एक ब्लैंकेट सेंसरशिप नहीं है. काफी दफा हम ये समझते हैं बिल्कुल बात नहीं होती. ब्लैंकेट एमनीजिया भी नहीं है, सिलेक्टिव एमनीजिया है. और कई दफा सिलेक्टिव एमनीजिया इज इवन मोर डेंजरस देन Wow. ब्लैंकेट एमनीजिया. Mm-hmm. Mm-hmm. बिकॉज 71 इतनी रीसेंट हिस्ट्री है कि हम उसको बिल्कुल तो नजरअंदाज कर नहीं सकते. तो अगर Yes. बात करनी है तो हम डिफाइन करते हैं कि पैरामीटर्स क्या हैं. द पैरामीटर्स दैट डिफाइन व्हाट कैन बी शेयर्ड आल्सो डिफाइन व्हाट कैन नॉट बी शेयर्ड, व्हाट मस्ट नेवर बी शेयर्ड, व्हाट मस्ट ऑलवेज बी साइलेंस्ड. Mm-hmm. So when it comes to 71, we are very comfortable bracketing that history. We are Mm-hmm. comfortable with the history that happened prior to March 25th, 1971. Yes. March 25th, 1971 is the day that the military operation is launched. Mm-hmm. उससे पहले, you know, we focus on the months of violence that happened, individual जो violence है against the Bihari Urdu speaking population, जिनको हम commonly Bihari कहते हैं, या West Pakistani जो थे, अगर उन पे कोई तशद्दुद हुआ तो हम उस पे focus करते हैं. And then we kind of want to forget what happened on March 25th. या आप में भी देखें तो हम इसको फ्लिप कर देते हैं. हम कहते हैं ये वो रात थी जब वेस्ट पाकिस्तानी पे तशद्दुद हुआ. We completely erase the history of what the military did, what the state did, what the Riyasat did to Bengali people and ethnic minorities in what was East Pakistan, Yes. right? Complete erasure hai. The violence, of the sexual violence, right? Of the torture, right? And I then went to Bangladesh to see how do they remember the history that we have forgotten. Yeah. Yeah. And so then I went and I spoke to people there and I Mm-hmm. started to record stories. But what I also found, which was very interesting, was कि पाकिस्तान में भी मुझे ऐसे फिर लोग मिले जिनको वो डिफरेंट हिस्ट्री याद थी और वो बताना चाहते थे. और 1971 में भी उन्होंने प्रोटेस्ट भी की, रेजिस्ट भी किया. कम थे तादाद में, बहुत ज़्यादा नहीं थे, Mm-hmm. पर थे. पंजाबी भी थे. Mm-hmm. अहमद सलीम जैसे लोग थे जो पोएट, ही पास्ड अवे रिसेंटली. Yeah. रहमान जैसे लोग थे, Yes. who unfortunately also passed away, of course. So many others, you know, that I met with. So many women, Mm-hmm. right? In fact, women played an important role then. People like Taira Mazhar Ali, but then also the Women's Action Forum played an important role in, you know, offering the first kind of apology Mm-hmm. uh,
unofficial, of course, to the Bengali sisters. Mhm. So I started documenting also these different stories within Pakistan, within Bangladesh as well, कि state क्या बता रही है and लोग क्या बता रहे हैं. Mhm. And I think कि that was very important because वरना हम ये जो violence है ना, जो आम लोग अगर resistance मूवमेंट्स में जो वायलेंस अगर वो इन्फ्लिक्ट करते हैं और लोगों पे, राइट, हम उसको उठा के ना मॉरल इक्विवेलेंसीज ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं टू Mhm. न्यूट्रलाइज स्टेट का वायलेंस. Mhm. मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है वो है पैलेस्टाइन में, राइट, कि अगर आप इंडिविजुअल जो वायलेंस है, रेजिस्टेंस मूवमेंट, राइट, या कश्मीर में जो अगर लोग आर्म्स उठाएंगे, आप उसको लेके इक्विवेलेंसी ड्रॉ करते हो स्टेट मशीनरी की वायलेंस के साथ, Wow. टैंक्स, Yeah. बुलडोजर्स, Yeah. राइट, वेपनरी, Mhm. genocide. And you say, see, people resisted. How could they resist? People picked up arms. No, monopoly of violence lies with the state. Only the state is allowed. Yeah. It says Max Weber, rahmatullahi alayhi. Yeah. Yeah. So So with so me, that's what I'm looking at. Yeah. yeah, no, I was like interested in. I think one of the significance of your book, I just felt it. वो ये है कि लेट्स से अगर एक शख्स एक अथॉरिटी में है और वो एक किताब लिख रहा है, वो इवन इफ दैट बी लाइक अ राइटर, अ पर्सन कुड से कि यार इसकी शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं वगैरह वगैरह. अब आपको एक शख्स अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा है तो वो तो आपसे अपना पेन ही शेयर कर रहा है ना. सो आई लाइक दैट्स आई थिंक लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ योर वर्क. अगर मैं ये देख सकता हूँ आपकी ये किताब में कि बंगाली, एंड आई वुड लाइक यू टू से समथिंग स्पेसिफिक अबाउट दिस एज वेल, कि वो 1971 के बारे में क्या सोचते हैं, तो लाइक आई कैन नॉट डिस्काउंट दूस नैरेटिव सिंपली कि यार ये लोग चूंकि बंगाली है और ये अब बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वजह से ये कर कहते हैं करते हैं या वट एवर वी से. दीज आर लाइक पेन दैट पीपल आर शेयरिंग विद यू एंड यू कैन नॉट डिस्काउंट दोस थिंग्स सो इजीली. आप मुझे बताओ कि कितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बांग्लादेशी से बात की है या मिले हैं. मैंने बहुत कोशिश कम. मैंने वैसे मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था ना तो मुझे आपकी किताब में अफसान चौधरी आई थिंक वो मिले. जी जी. And I contacted with him. He was like so, I should say, humble. He responded, and I think I may talk with him as soon as well. आपने जब बांग्लादेश के बारे में बात की तो खुद मेरे ख्याल में ये ख्याल अभी तक था लाइक स्टिल शायद यार वो लोग हमसे मुख्तलिफ थे ना लाइक. वैसे मैं आपसे ये भी शेयर कर लूँ कुछ दिनों में फेसबुक पर मेरे साथ एक लड़की ऐड थी. शी वॉज फ्रॉम बांग्लादेश. और वो जब मुझसे अपनी फैमिली की पिक्चर सेंड कर रही थी तो वो साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, वो जर्द कलर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते. And I feel like these people are like far more near to Hindus. They are different from us. And that's why now there exist exist a Bangladesh because these people were different from us. Like मैं खुद भी ये सोच रहा था. Thank you for sharing that, and I think it's really important to share these things. I in my books I also share कि Mhm. मेरे क्या perceptions थे और वो किस Mhm. तरह undo हो रहे हैं, because Yeah. we are part of society, and I think what you shared is just about जो मैं पहले कही थी कि रियासत का जो narrative है वो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं उसके imprints होते हैं, उसका impact भी होता है, because Mhm. हमने ये कहानी कितनी दफा सुनी है Yeah. कि हाँ ये तो होना ही था, वो तो Yeah. हमेशा हिंदुइज्म के ज्यादा नजदीक थे, इंडिया के ज्यादा नजदीक थे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये नैरेटिव कहाँ से कंस्ट्रक्ट हुआ. व्हाई इज इट दैट सडनली माय नानो वोर साड़ीज Okay. most of her life, Okay. right? Mhm. She spent most of her life in Lahore. She's Okay. Muslim, right? Uh-huh. I mean, कहाँ से ये हमारे आइडियाज ऑफ के अगर किसी ने इस तरह का लिबास पहना है या इस तरह वो उनकी जो जबान है वो अगर संस्कृत के ज्यादा Yeah. क्लोज है तो बस and why is this idea even that Hindus cannot belong to Pakistan? Yeah. Like, Yeah. what are but you're right, we make quick assumptions, right? Yes. And because ये indoctrinate हुआ हुआ है हमारे में, एंड स्पेशली पोस्ट पार्टीशन ये आइडिया कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी और नेशनलिज्म है वो सिनोनिमस है, कि अगर आप हिंदू हो तो आप इंडियन हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप पाकिस्तानी हो, राइट? Mhm. बट दैट्स नॉट ट्रू. देयर सो मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया Yeah. and they're religious minorities in Pakistan, Yeah. right? But
this idea, mindset has really real repercussions on people because you're constantly then proving. Yes. But Yes. कहाँ जाके हमारा religion और nationalism एक हो गया? Mm-hmm. Right? We have to ask that question. Yeah. And so then we need to ask this question of like, because I grew up thinking कि हाँ East Pakistan में ज़्यादा Hindus थे. So obviously it Yes. became. Yes. That's not Yeah. even true, right? That Yes. is not even true. Yes. Then when I speak to children, most of them will not know that Muslim League was actually founded in Bengal. Yeah. They will be shocked by that, Yeah. right? So all these realities, these facts, these are factual histories, right? Mm-hmm. That we have over time forgotten, lost, that have become so distorted in our mind, and we only have left with this one kind of linear, myopic understanding. Because remember, a state would have to justify कि क्या हुआ 71 में, वो किस तरह justify करेगी? वो हमारी किताबें rewrite करेगी, Mm-hmm. हमारी हिस्ट्री भी rewrite और उसमें Yeah. जस्टिफिकेशंस बिल्ड इन होंगी कि ये Yes. तो इनएविटेबल था, ये तो Yes. होना ही, who have relationships, who have family in Bangladesh, who may have met Bangladeshis in other ways, but contact बहुत minimal है. Yes. इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत मिनिमल है, इसके बारे में मैंने बहुत लिखा है, बट आई थिंक स्टिल ज्यादा है. Mm-hmm. बॉलीवुड का एक्सेस है, काफी ज्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं दैट कनेक्ट इंडियंस पाकिस्तानीज. अब तो बहुत सोशल मीडिया के Yes. जरिए भी काफी Yes. कनेक्शन है. आई स्टिल फील लाइक बांग्लादेश में बहुत कम कांटेक्ट है, बहुत कम Wow. डायलॉग है. सो if we don't know through the voices of the people what happened, on what basis are we sitting here and saying no? How can we deny that history? Because I think that ये भी एक स्टेक का टैक्टिक होता है. एक तो वायलेंस होती है जो आप लोगों के ऊपर इन्फ्लिक्ट करते हो, दूसरी वायलेंस होती है आप डिनाई करो कि वायलेंस हुआ ही नहीं. Yes. मैं कुछ महीनों के लिए एक स्कूल में टीचर था और वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स थे, लाइक दे वर सिख. तो स्टूडेंट्स अपनी आंखों से देख सकते थे कि ये हमारे सामने सिख बेटे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं एंड देयर आर लाइक नॉट एट ऑल एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. लेकिन उन्होंने वो पाकिस्तान स्टडी और आई शुड से लाइक इवन जिस तरह हमारी इस्लामिक हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं वो भी एक बहुत ही कम्युनल लेंसेज से हम पढ़ाते हैं ना, लाइक मुस्लिम वर्सेस प्लाना डिंकाना वट एवर. उनके सामने उनकी आंखों के सामने वो बेटे होते थे, लेकिन उनको फिर भी लगता था कि यार हिंदू और मुसलमान तो एक जगह नहीं रह सकते क्योंकि ये पाकिस्तान स्टडी कहती है. और उनकी अपनी जो रियलिटी है जो उनकी नज़रों के सामने है वो उनको इस उसको वो फाल्सिफाई कर रहे थे. और इस तरह आपने कहा लाइक दिस नेशनलिज्म एंड रिलीजन. मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ जानता हूँ जो पख्तून है और जो मुसलमान नहीं है, लेकिन परसेप्शन हम में ये है कि जहाँ पर भी पठान है वो मुसलमान होगा. That would be my assumption. See, we were very quick in making these assumptions, and हम nationalism और religious identity की बात कर रहे हैं, पर आप इसी argument को extend कर सकते हो on ethnic identity. Yes. What does it mean to be a true patriotic Pakistani? To be Punjabi, Yes. Muslim, Sunni, Urdu right? speaking. Urdu speaking, yes. Right? So there are layers and layers of this, but I know you want me to talk about 71, so Yeah. right? Mhm. This was, मैंने काफी मुश्किल किताबें लिखी हैं. पार्टीशन का जो ट्रॉमा है, मेरा एक फैमिली का पर्सनल भी ट्रॉमा है. it's difficult, very difficult history. कश्मीर में मैं जो काम किया वो बहुत मुश्किल था because वो एक ongoing violence थी. वो एक Yeah. माजी का भी नहीं था, वो अभी हो रहा है. वो इस वक्त भी पता नहीं क्या होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे. I'm thinking about that. But जो मैं 71 के मैंने जो किताब लिखी, I'm not going to compare the violence, but I will just say it really has left such an impact on me. All the work I've done has had such an impact, but this is such a silent history that I knew nothing about, right? To go there and to sit with people as a Pakistani and to listen to what had happened and then to what had been silenced, right? How much I did not know. To sit with children who lost their parents, who grew up without the parents, sit with children who saw their parents be killed in front of them, right? To meet with women who were picked up and raped Yeah. multiple times, right? To go to one of the guest houses I stayed at was used as a torture chamber, right? To go to killing fields, to see the visible marks of that history and the invisible, obviously, and what people were sharing with me and the trauma that lives on. I think it's
was one of the most important work that I've done as a Pakistani. It is such an important part of a history. हम जब तक convenient histories search करते रहेंगे, we will have deep trouble. Because हमारा जो past है, हमारा जो present है, उसमें काफी difficult histories हैं. We have to get used to and comfortable with the idea of being uncomfortable, right? And I think the work made me deeply uncomfortable, deeply uncomfortable. It was very difficult. All the more reason I needed to do it. I've learned so much from speaking to people and from speaking to people in Pakistan, of course, as well. I told you about the people I interviewed who told me a different story, a story of resistance, because that also gave me inspiration, right? That gives me a power, that makes me feel, gives me hope as well. So all of this has been so important. And I also went and, I spoke to people जो कैंपों में रह रहे हैं और जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो भी मैंने वायलेंस उसको भी देखा. And yeah, I spoke to people who had become prisoners of war. So there's so many of this, but I think my problem is when we selectively focus on one history, जो आपने बात की, because जब हम selective focus करते हैं ना, उसका एक जो motivation होती है वो होती है कि दूसरों की जो वायलेंस है, दूसरों का जो वायलेंस है, उसको हम delegitimize करें, illegitimate करते हैं, right? या depoliticize करते हैं. हम टेररिज्म का जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं बांग्लादेश में जो हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ, वो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है. इंडिया ये इस्तेमाल करता है वर्ड कश्मीरियों के लिए, टेरर अटैक, राइट? हम ये जो अफगान कम्युनिटी है जो इस वक्त बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, हम उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं. एंड over time I've become deeply uncomfortable with this word because I think about what it does. Because the minute you call something terrorism, you effectively depoliticize an entire movement. Yeah. टेररिज्म है तो उस पर तो फिर बात ही नहीं करनी ना, कॉन्वर्सेशन ही नहीं है. बस आपने कह दिया इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो बस भूल जाए. Yeah. इंडिया ने करा दिया, हम तो भाई भाई थे, राइट? Yeah. कश्मीर में भी पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो टॉर्चर है, जो ऑप्रेशन है, जो वायलेंस है, जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है, बात ही नहीं करते. हम हमास बस टेररिज्म तो हुई है 7 अक्टूबर को, दैट्स इट. व्हाट्स द नीड टू गो फर्दर? What's the need to engage with Palestinian politics? When we depoliticize movements, it's very, very dangerous. We delegitimize movements. Yeah. Well, when I was like again when I was reading your book, एक बात जो मुझे महसूस हुई वो ये कि शायद like it's true we have like technologically progressed, we have thought so many ideas, लेकिन एक फैक्ट ये भी है ना कि जब हम वर्ड को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम एक खास आइडेंटिटी लेके उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और फिर वो हम बहुत ही ज़्यादा रिडक्टिव बन जाते हैं. मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब में कहती है कि लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि बिहारियों के साथ बंगालियों ने जुल्म किया, तो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारी बंगाली है जिन्होंने बिहारियों की मदद भी की और इस तरह बहुत सारी बिहारी है जिन्होंने बंगालियों की मदद की. सो लाइक दिस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑलवेज एग्जिस्ट, लेकिन शायद हमारे पास कुछ ऐसे ही अल्फाज नहीं है या वो लेंसेज ही नहीं है जिनको बुनियाद बनाकर हम इन रियलिटीज को भी थॉट आउट कर सके. एंड लाइक वी ऑलवेज गो टू दिस रिडक्टिव थिंकिंग अबाउट दीज इवेंट्स. देखो देखो, जब आप हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करेंगे ना, उसको रिड्यूस करेंगे, पैकेज करेंगे, तो उसका एक पर्पस होता है. डाइजेस्टेबल जब आप हिस्ट्री बना देते हैं तो हम उसको कन्वीनियंट हिस्ट्री बना देते हैं, कन्वीनियंट टू रियासत आइडियोलॉजी. या जब हम कम्प्लेक्सिटी लाएंगे तो फिर हम चीज़ों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? या But the reality is that for people, experiences are always complex. They're contradictory. या They are layered. जब मैं पार्टीशन पे भी काम कर रही थी, this was such an important learning for me कि लोगों के जो experiences हैं ना, वो एक spectrum पे होते हैं. ना वो सिर्फ रोजी हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था, ना वो सिर्फ वायलेंट हैं. या जब वायलेंस की लोग मेरे साथ बात कर रहे होते थे कि हम ऐसे ट्रेनों पे आए, हमारे ऊपर मुसलमान अगर बात कर रहे हैं कि सिखों ने तशद्दुद किया, तो उसी इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले या बाद में मुझे लोग ये भी बता रहे हैं कि हम आपके साथ आज इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे जो फैमिली में कोई सिख हमारे फ्रेंड थे यस या नेबर थे, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया. तो these all can sit together, या but when you look at official histories they often don't sit together. हम्म. Right?
then we Yes. only want to focus on अच्छा सिखों ने तशद्दुद किया Mm-hmm. मुसलमानों पे या Yes. मुसलमानों ने तशद्दुद किया तो how do we that's what I mean, it's a little bit more uncomfortable, it's a little bit more messy, Yes. it's And a as you little bit uh, inconvenient, that's okay. yes, and you had said about this point, and your book, like the contradictions are the only truth, layered Yeah, stories are the only reality. वैसे आपने yeah. जब आपने like again one another thing that has like deeply affected me, वो जो attempts हो रहे थे ना कि हमने बंगालियों को मुसलमान बनाना है, हमने उनकी कल्चर को प्यूरिफाई करना है, हमने उसके लिए तो एक स्टेट लेवल पर कुछ स्टेप्स ले गए थे, ले जा रहे थे। एंड आई नो लाइक दिस कुड बी इवन मोर डिस्टर्बिंग। जब 1971 में वॉर शुरू हुई तो एक और तरीका था बंगालियों को प्यूरिफाई करने का, और वो था रेपिंग द वुमेन। Mhm. लाइक Yeah, इट वाज लाइक सच yeah, अ like at this point, and then like वो scores वाली बात है, these were like yeah. I think the sexual violence that you are talking about is, again, it's one of those uncomfortable histories, right? And sometimes, unsayable histories, especially जब हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं. But पाकिस्तान में ही जो आप कोट कर रहे हो कि स्कोर क्या है आज का, ये स्टोरी मैंने पाकिस्तान में ही डॉक्यूमेंट की है, yes, military circles, yes, right? And rape and sexual violence has always been used as a tool of war. राइट, जेंडर्ड वायलेंस, औरतों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो ट्रांस कम्युनिटी है उसके बारे में तो हम डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है हमारे पास, बट अक्रॉस जेंडर जो वायलेंस होता है एंड हाउ वायलेंस इज यूज्ड एज अ टूल and is weaponized sexual violence is used as a tool and weaponized, right, against women. And this idea of purity also goes back to the eugenics model here of like purifying, right? And it's also a colonial yes, mindset because the idea of also martial races, yeah, martial कौन सी है, नॉन मार्शल रेसेस कौन सी हैं, और हम इनका खून को सही कर देंगे, yeah, साफ कर देंगे, yeah, right? This was absolutely part of that colonial mindset and ideology. And it was done. Bangladesh is one of the few countries that actually acknowledged the women that had yeah, been through it, given yeah, them the title of Barangana. yeah, Um, so I did not go and actively trying to find people to share the story because मैं बहुत कम time के लिए थी उधर, and ये तरह के trauma है that I do not want to rush somebody into sharing with me, and then I walk away. But I did speak to, one person who, Firdausi ji, who was one of the first people to like share her experience, in public, and I met with her and I documented her story. But then there's so many other books जो gendered violence को देख रहे हैं. आपने आनिका मुखर्जी की जो किताब है स्पेक्ट्रल वूंड, यास्मीन साकिया की किताब है women war and the making of Bangladesh. yeah, There's so much work out there, so if we want to know, and we must know, right? yeah, I also think to your question about you know uh, comparison, yeah, I think what I've learned over time is कि जो genocide होती है ना वो overnight नहीं होती. mm-hmm. Genocides don't happen overnight. और genocide की almost आप कह लो कि एक टूल किट है या प्लेबुक है जो स्टेट्स Okay, इस्तेमाल करती हैं. एंड उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. एक तो आप डिह्यूमनाइज करते हो एक पूरी mm-hmm. पॉपुलेशन को different तरीकों से. आप कहते हो वो हिंदू हैं, Yeah, that can be enough to dehumanize yes, population. आप कश्मीर में कहते हो terrorism है, टेररिस्ट हैं, yes, आप you can use different words. इनकी जो नेशनलिज्म है वायरस है ये कहा yes, जाता था. yeah, तो आप एक डिह्यूमनाइज कर दो पॉपुलेशन को, आप उनको एक सैवेज तरीके से पेश करो कि इनको तो ज़रूरत है टू बी सेव्ड बाय अस, राइट? आप डीपोलिटिसाइज कर दो मूवमेंट को बाय यूजिंग टर्म्स लाइक टेररिज्म, yeah, राइट? आप वायलेंस को न्यूट्रलाइज कर दो बाय सेइंग कि दोनों साइडों पे वायलेंस हुआ, वायलेंस तो हमेशा होता है, हर वॉर में वायलेंस होता है, राइट? उन्होंने भी किया, हमने भी किया. अब नंबर्स को मैक्सिमाइज कर दो जहां पे कन्वीनियंट है, जहां पे कन्वीनियंट है मिनिमाइज कर दो, राइट? इस तरह की टैक्टिक्स होती हैं जो आप वायलेंस को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके यू जस्टिफाई इट.
and then you can justify genocide Yeah. as well. If you look at any genocide, you will see there was a long legacy that was in place before the genocide actually happened, right? Before the violence actually becomes justified Mm-hmm. violence, where Yeah. people say, हाँ मतलब इतने लोग नहीं मारे जाने चाहिए थे, बट कुछ तो करना था ना. Yes. And that was actually, I think, like the military mindset in Pakistan as well, कि अगर मुक्ति बहीने वाले इतने लोग मार रहे हैं तो हमें भी मतलब स्टेप्स तो कुछ लेनी ही चाहिए. Yeah, and you will have citizens say that as well, right? You will have अभी तक लोग ये कहेंगे कि अगर मुक्ति बाहिनी कहते हैं, मुक्ति बाहिनी अगर एक बंगाली रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो लोग आर्म्स उठा रहे हैं, वायलेंस भी हुआ. एक तो आप पहले इक्विवेलेंसी नहीं ड्रॉ कर सकते बिटवीन इंडिविजुअल्स पिकिंग अप आर्म्स एंड स्टेट वायलेंस. यू कैन Mm-hmm. नॉट. Mm-hmm. ओके. सेकेंडली कि इंडिया सपोर्ट कर रहा था. भाई जब अगर एक रेजिस्टेंस मूवमेंट होगी, राइट, एक एक पॉपुलेशन है जिसको आपने ओप्रेस किया हुआ है, सब्जुकेट किया हुआ है. अभी तो हमने बात नहीं की कि 50s 60s में लैंग्वेज के जरिए, कल्चर के जरिए क्या क्या हो रहा था, आपने सप्रेस किया हुआ है. अगर वो कंट्री की सपोर्ट वो ऑफर कर रहे हैं, तो अगर ले लेते हैं, ओके, यू विल जस्टिफाई दैट सपोर्ट if Kashmiris ask Pakistan for support. Yeah, definitely. Justify the support of Palestinians need that support, but it is now suddenly when if Mukti Bahini को अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो पूरी मूवमेंट को हमने डिलेजिटिमाइज करना है. वो Yeah. मूवमेंट है क्यों, लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं? Have you reflected on that? Why Mm. would somebody get up and be willing to, be, to live through war, to lose family members, to see torture? Why would anybody in the right mind suddenly one day they woke up and said, let's do this? Why is that happening? So, can we take a moment to just pause and reflect on why resistance movements are even resistance movements? What structures of oppression and violence and colonialism are they resisting? And Yes. why? Yeah. 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 Like when now this point is quite often, uh, like I hear this point quite often in Pakistan as well. And personally for me it also does not matter to a very substantial degree. मिसाल के तौर पर अगर as you said अगर फ़लस्तीन में रेजिस्टेंस होती है और फ़लस्तीन को अमेरिका से हेल्प मिल रहा है तो फ़लस्तीन विल टेक इट. आई डोंट थिंक फ़लस्तीन वाले कहेंगे कि जी अमेरिका की तो एक तारीख है फ़लस्तीनियों के साथ मुजान. लाइक पीपल विल टेक दैट हेल्प इफ दे गेट इट फ्रॉम एनीवेयर इन ऑर्डर टू रेजिस्ट एज यू सेड लाइक द स्ट्रक्चर्स ऑफ colonialism and all these sorts of things. At least I have this idea in mind कि ये जो लैंग्वेज मूवमेंट थी ये थोड़ी देर में शुरू हुई. एंड लाइक द स्टोरीज दैट यू डॉक्यूमेंटेड एक्चुअली रिवील्स कि लैंग्वेज मूवमेंट जो है वो 1947 के बाद डायरेक्टली ही शुरू हुई थी. लाइक it was like almost there. You were speaking about, I'm forgetting his full name, but Datta, I think. Like he raised this issue of language, and I am asking this question because I think it tells us something about the very movement of पाकिस्तान में ये आइडिया है कि जी कुछ लोगों को ये लगा कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत बनानी है और हमने मज़हब के नाम पर रियासत बनानी है. सो अगर कुछ एक शख्स जो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहा है और पाकिस्तान बनने के डायरेक्टली बाद आप ये आपको पता है कि लैंग्वेज मूवमेंट उभर रही है, वो अपने कल्चर के बारे में बात कर रही है. देयर इज ऑल्सो समथिंग रॉन्ग द वे वी आर टॉट पाकिस्तान मूवमेंट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. तो हम समझते हैं कि बस ये जबान में ऑलमोस्ट के ईगो या. में लोग कहते हैं कि नहीं मेरी जबान, नहीं मेरी जबान. आई फील लाइक दैट्स ऑफन हाउ वी इंटरप्रेटेड. जबान क्यों इंपॉर्टेंट होती है? जबान इज represents a lot more. Language is symbolic of culture, of history, right? It's also symbolic of material aspects, right? So ज़बान में मतलब कि जॉब किसको मिलेंगे, right? यस. आप काम कैसे करोगे, एजुकेशन कैसे होगी? It has to do with very real concrete things, यस. right? And you have this movement from the beginning. I mean, like this, firstly, the movement will come about more actively when when there's a challenge होगा, तो वो movement ज़्यादा फोकस में आएगी, right? So जब आप कहते हो कि उर्दू होगी, तो तब obviously they'll be like, well, actually, majority जो हैं बंगाली बोलते हैं, and so this should have its recognition, right? But that does not happen. And instead, from the very beginning, there's this idea कि ये तो discontent
फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो डिसइंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हिंदू हैं, तो ये तो इनकी जो जुबान है संस्कृत से ज्यादा मिलती है, तो ये तो प्योर ही नहीं है, तो ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है। डू यू सी हाउ वेरी Yes. क्विकली वी कैन स्टार्ट कमिंग Yeah. टू दैट कंक्लूजन? Yeah. एंड हिंदू है तो फिर इंडिया के साथ वो सिनोनिमस हो जाता है कि इंडिया हमारा एनिमी है, तो ये भी फिर हमारे दुश्मन है, ये तो फिर मुल्क के दुश्मन हो गए। Mm-hmm. We make those equations very, very quickly. But yes, you have, you know, people asking for this from very early on, and by 52, you have students being killed, Mm-hmm. right, over language rights. Yes. I mean, can you imagine that? I mean that kind of violence के students को आप मार रहे हो over language, ये 52 में हो रहा है। Mm-hmm. तो उसके बाद से then language, eventually उसको recognition मिल भी जाती है, but like eventually that becomes Yeah. a very important point, because then and it's also connected to the latest suppression that is happening and the ongoing suppression that is happening of Bengali culture. आपने टैगोर को बैन कर दिया, Yes. Yes. right? Yeah. राइट, आपने कहा कि ये इनके जो आप जो कह रहे थे, हमारा जो माइंडसेट है कि तो औरतें साड़ियाँ पहनती हैं, ये तो इनको म्यूजिक का बहुत शौक है, तो अदरवाइजिंग द कल्चर, इसमें कुछ गलीज है, गंदा है। This was how the thought process was, right? And it permeated into West Pakistan Mm-hmm. deeply, and Mm-hmm. it's still there. Yeah, it is. So, but when we talk about language, language comes on as a last point in the Pakistan Studies textbook chapter on 1971. It comes Yeah. up as the last, Yeah. right? And it's almost like, क्यों? I remember जब मैं स्कूलों में बात करी थी बच्चों के साथ, उन्होंने कहा वो उर्दू बोल लेते, क्या हो जाता? ज्यादा तो हम उर्दू ही बोलते थे ना, you know? So to understand what language means, right, to people, to a culture, to a history, to a land, to a community, right? And what does it mean in terms of having access to resources Yeah. and prospects and opportunities, Yes. right? Yeah, so I think Yeah. there's a lot we जब can मैं learn खुद from. कॉलेज में था, मैं as I said like as I said I am a पख्तून। मैं जब कॉलेज में था तो मैं खुद अपनी लैंग्वेज के बारे में ये कहता था कि यार, मैंने अगर पख्तो लिखनी शुरू की तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने पुख्तो बोलनी शुरू की तो क्या हो जाएगा, हमारी लैंग्वेज तो इतनी अंडर डेवलप है, लाइक वी हैव अचीव्ड नथिंग, वी शुड लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न, लाइक इफ आई वांट टू लर्न पुख्तो आई शुड लाइक इंस्टेड लर्न फ्रेंच, लाइक दीज वर द वर्ड्स दैट आई वुड से बाय माई सेल्फ। अब मुझे ये महसूस हो रहा है जब मैं लाइक व्हेन आई स्टार्टेड दीज कन्वर्सेशंस, पख्तूनों के बारे में एक इमेज है, ये आपको भी पता होगी कि पख्तून जो है वो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता कि अपनी औरतों को किस तरह प्रोटेक्ट करे, उनकी हुकूक, दे आर लाइक जस्ट दे आर वेरी प्रून टू वायलेंस, और उनमें एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। जब मैंने अपने लोगों को लाइक थोड़ी बहुत तवज्जो देनी शुरू की, जब मैंने पख्तून लिटरेचर की 2-3 किताबें ही पढ़ी, मैंने अपनी म्यूज़िक पर तवज्जो शुरू की, like there is a very stark differences between the two, like the ideas that I was taught about me by those people who consider themselves very educated from very sophisticated institutions of education, and then these people, अब मुझे ये महसूस होता है कि पूरी पाकिस्तान में आपको सिर्फ पख्तून ही दिखाई देते हैं जो सफ़ेद झंडे के साथ होते हैं कि हमें जंगे नहीं चाहिए, और आप जो कुछ पोजीशंस पर फायज होते हैं वो कहते हैं कि नो यू आर पख्तून, यू शुड बी वायलेंट, लाइक यू कैन नॉट बी अ पख्तून इफ यू आर नॉट वायलेंट, लाइक दिस इज द आइडिया दैट वी गेट। और आपने जिस तरह लगे अफगानियों के बारे में जो लैंग्वेजेस बोली जा रही थी, एंड आई कुड अनलर्न ऑल दोज थिंग्स ओनली व्हेन आई स्टार्टेड learning my own language, when I started reading a book in Pashto. So like it really means a lot. It means so much, right? And when we rip people's language from them, when we say it's uncultured, it's uncivilized, right? हम एक पूरे एक ideological mind shift कर रहे हैं, Yeah. right? मुझे Punjabi language, even though Punjabi ethnicity is so dominant, right? Mm-hmm. But language जो है, it is seen as unruly, uncivilized, uncultured. मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई नहीं। Mm-hmm. पंजाब में कुछ स्कूल है जहाँ पे फाइन होता है अगर Yes. आप
पंजाबी Yes. में बात करोगे। यहाँ पर भी है। तो ये हमारा जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है, बट यू एब्सोल्युटली राइट, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट्स नॉट जस्ट कि आप पश्तो बोलो ना या आप पंजाबी ना बोलो, इट्स आल्सो अबाउट टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर कल्चर एंड देन इट्स सेइंग Yes. आपके कल्चर है में ही कोई मसला है, Yes. right? Because language is representative of culture. So language, it's not just, oh, the language is the problem, just speak another language. No, it's saying your culture is a problem. Yes. You speak English because something is wrong with Pakistani culture. Speak, Urdu because something is wrong with the Pakhtun culture. Yeah. And you're right. These stereotypes that we have about Pakhtuns and about Baloch people and this is so when anything is happening, when a movement for rights comes about, how easy does it then become to delegitimize it? Yes, definitely. पख्तून Yeah. तहफ़्फ़ुज़ के Yeah. साथ, right? Yeah. जो हुआ है या जो बलोची के साथ जो होता है, it's so easy to say terrorism, Yeah. violence. Definitely. Yeah. Now आप अरेस्ट भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, फोर्स्ड डिसअपेरेंस भी आप जस्टिफाई कर सकते हो, टॉर्चर भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। Definitely. Narratives are already there. That's what I meant by genocide overnight नहीं होती। यस। या जब मिसाल के तौर पर अगर मैं पख्तून नहीं सीखता तो मुझे बाचा खान के बारे में पता नहीं होता, मुझे खुदाई खिदमतगार तहरीक के बारे में पता नहीं होता। और अगर मुझे इन पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता तो मैं पाकिस्तान मूवमेंट को एक डिफरेंट लाइट से नहीं देख पाता, मैं अपनी पूरी कल्चर को एक डिफरेंट लाइट से नहीं देख पाता। और आपने जो बात की यहाँ पर, मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले पाड़ा चिनार का वाक़या हुआ था, शायद आपको भी पता होगा उसके बारे में। पाड़ा चिनार में जो इंसिडेंट होता, मीडिया में उसके बारे में ये बातें हो रही थी कि these are tribal people. So the first thing, these are tribal people. So violence is like okay. Violence is something that defines them. So it's okay. And the second thing, if they are like tribal people और ये कुछ ज़्यादा ही मुसलमान है और इस्लाम को भी हमने इन वो वायलेंस के साथ एसोसिएट किया है वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में, सो लाइक इट्स नॉर्मल, लाइक व्हाई शुड वी गिव एनी डैम हीट, like I'm using too much extremes word, but this is what you are saying with soft words कि यार आप तो है ही ऐसे, तो it's okay, what is wrong आप with it बिल्कुल then? सही कह रहे हैं। तो एपैथी इसी तरह बिल्ड होती है। हम्म। आप डिसेंसिटाइज कर देते हो लोगों को। हम्म। तो जब आपको वायलेंस हो भी रहा होगा, नंबर्स भी अगर लोग शेयर कर रहे हैं, अगर अब सोशल मीडिया के थ्रू अगर वायलेंस शेयर भी हो रहा है, राइट, हम्म। बिकॉज अब और तरीके भी हैं टू शेयर, तो इट डजंट मैटर। आप देख लो पैलेस्टाइन से कितनी, मतलब अब यूएन कह रहा है, आपके जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो कह रही हैं, बट इट्स ओके। Yeah. तो ये होते ही ऐसे हैं, इनको तो ये तो होते ही टेररिस्ट हैं, ये तो होते ही वायलेंट हैं। Yeah, and there is तो like व्हाट again this power dynamic, जिस तरह आपने लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात की कि एक शख्स मिसाल के तौर पर बंगालियों के पास जाता है और उनको कहता है कि उर्दू ही हम सबको सीमेंट कर सकती है, और अगर आप उर्दू को लाइक साइड लाइन करने की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान कनेक्ट नहीं हो पाता एंड लाइक यू आर ट्रेटर, और वो शख्स खुद उर्दू नहीं बोल सकता, तो आप उस पर गद्दारी का दावा नहीं लगा सकते कि यार आप जो लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले आप पर भी अप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि आपको खुद भी उर्दू नहीं आती। बट यू कैन से दूस थिंग्स अबाउट द पीपल because they are not as powerful like you, like there is this power differential। एक पॉइंट जो मैंने आपकी किताब में ये नोट की एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट, मुझे इतनी डिटेल नहीं मिली आपकी किताब में लेकिन आई नो लाइक यू विल हैव टू से समथिंग अबाउट इट। जुमात इस्लामी के बारे में जब आप कह रही थी कि आप जब बांग्लादेश जा रही थी तो आपसे ये इंक्वायरी में ये था कि आप जुमात इस्लामी वालियों की नैरेटिव्स तो वो एको नहीं करेंगे, सो लाइक व्हाई देयर इज दिस हेटर टुवर्ड्स जुमात इस्लामी? because Jamaat in Bangladesh has been involved in the violence, right? So जो collaborators की जो बात होती है, in Bangladesh के जो लोकल लोग थे जिन्होंने कोलैबोरेट किया टू फैसिलिटेट द वायलेंस, बिकॉज आर्मी के जो लोग थे काफ़ी जो लोग थे वो बाहर से आ रहे थे, दे वर नॉट एज फेमिलियर विद द टेरेन, द हम्म। लोकल लैंडस्केप, द लोकल पीपल, राइट? तो आर्मी ने लोकल कोलैबोरेटर्स को ढूंढा, जो आर्मीज करती हैं काफ़ी दफ़ा, एंड उसमें जिन लोगों ने मदद की उसमें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के भी कुछ लोग थे, राइट? कुछ हम्म। लोगों को फोर्स पे किया गया, so it's a complicated history, and some people also because they thought this was an act of loyalty to the state, right? They supported uh, Pakistan army,
Mm-hmm. in hunting and identifying people. They collaborated. So Jamaat is largely at that time Awami League was in power. Bangladesh may be completely new politics unfolding right now, obviously, Yes. since the last year or so. But so at that point, Jamaat had been seen as collaborator. Sheikh Hasina had launched also the international, the crimes tribunal, Mm-hmm. the crimes tribunal, to hold perpetrators responsible. So essentially asking me if I had Jamaati links was to say, okay, do you have collaborator links, or do you believe in the ideology of the Pakistani state? Okay. Mm-hmm. Yeah, Yeah, and yeah. when you were speaking, it just came to my mind now. उस पॉइंट पर भी जुमात इस्लामी समझ रहे थे कि हम जिहाद लड़ रहे हैं बंगालियों के खिलाफ. There were many elements. Al Badr, Al Sham से मेरे किताब में लिखा हुआ है. Local जो groups थे that yes, because this idea of के Hindu elements हैं, हम purge कर रहे हैं, impurity को purge कर रहे हैं, हम nation state को फिर से pure करेंगे. And I always think, is it really the loss of the people that we grieve? Because हम एक grieving process होता है December 16th को, एक idea of loss है, fall of Dhaka, dismemberment, सकूत ढाका, एक remorseful माहौल होता है. Are we really grieving the people, or are we grieving the territory? Because Wow. sometimes I do wonder about this idea कि टेरिटरी अगर हम प्योरीफाई कर लेते, किस तरह प्योरीफाई करते, थ्रू सेक्सुअल वायलेंस या थ्रू एथनिक क्लेंजिंग, टेरिटरी प्योरीफाई हो जाती, लोग ही ना बचते वो, right? So are we grieving that we could not keep the territory? Are we really grieving that we Yeah. could, Yeah. that we lost Bengali brothers and sisters, as we say? Yeah. This you just again pinpointed this idea of sexual violence, and earlier you said like if this is so common and worse to somehow weaponize the body of women. I think. I think that is also an ideology that's used by armies and by military, if and there's so much sexual violence in Kashmir as well, and this idea of like who you are raping and वो आप Wow. किस seeds डाल रहे हो उनमें. This has to do with masculinity and nationalism and patriarchy. Yeah. Yeah, Yeah. yeah. And one of the by the way, कुछ दिनों पहले I think Trump वालों ने भी कहा था कि professors are like the point was Nixon was right. Professors are the enemy. That was the point. So when I was reading your book, I thought कि ये फेस पाकिस्तानी तारीख में भी कहीं पर गुजरा है कि रियासत भी ये समझ रही थी कि professors are the enemy, and that is why there were what you called intellectual killings. So could you tell us something about that and that phase of our history, those intellectual killings when professors and students were targeted? Yeah, so आपका जो मेन स्केल जो वायलेंस शुरू होता है वो ढाका यूनिवर्सिटी से होता है, एंड उससे पहले अगेन नैरेटिव्स हैव टू प्रीसीड द एक्शन टू Mm-hmm. लेजिटिमेट द एक्शन, राइट? तो Mm-hmm. नैरेटिव यही है कि हिंदू प्रोफेसर्स हैं, Yeah. सारे हिंदू प्रोफेसर नहीं थे ऑफ कोर्स, बट हिंदू प्रोफेसर्स हैं, और Hindu, students हैं that are leading this, and we need to curb it because they're trying to किताबों में भी आप देखो पाकिस्तान स्टडीज के कि ये seeds of distrust और गंदी ख्यालात पोल्यूट कर रहे हैं मुसलमानों को with these ideas of separation. वायरस है एक, तो उसको हमने कर्ब करना है. So professors were targeted, and I think हम student movement से बहुत डरते हैं, right? Even today in Pakistan, student movements, I mean, you've had student activity restricted, banned, right? Because this idea of like the power that students can bring, and you saw that right now in Bangladesh as well. But Yeah. this idea of seeing them as a threat, seeing professors, students, universities, intellectuals as a threat. So you see that targeting, but you also saw that targeting happening right before surrender. The Bangladeshis I met with, some of them were the children of these intellectuals. They shared that intellectuals had taken from their homes, जो बच गए थे Mm-hmm. towards the end of the war, and then taken and killed. And other वो killing fields marked हैं, where they were taken en masse and killed. This idea of like ये जो सोच
जिन्होंने सोच बदली है लोगों की, because I think we're very scared of narratives. That's why social media पे भी जो policies और curbs होते हैं, censorship जो होती है, and the penalties that are increasingly put in place, कि एंटी स्टेट या seditious elements जो हैं उनको हम curb करें, because we're scared of narrative shifting. We're Mm-hmm. scared of people thinking differently. We're Mm-hmm. scared of the state narrative being punctuated. So the ideas of intellectuals being able to do that. So if you crush that, then you can crush the movement, Wow. right? Yeah. Oh, like मुझे अब ये महसूस हुआ कि आपने कुछ देर पहले पाकिस्तान दा सॉरी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बारे में बात की। वो भी एक लाइक इट वाज लेड बाय स्टूडेंट गोमल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और वहाँ से ही वो ये सब कुछ जारी होता आई थिंक। एक पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कुछ कहे। 1971 के बाद और अब जब बंगालीज ये सोच रहे होते हैं कि जी ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी इसमें बंगालियों का एक बहुत अहम किरदार था, मुस्लिम लीग ढाका में बनी, और जिस शख्स ने लाहौर रिजोल्यूशन वगैरह पास की वो भी एक बंगाली ही था। देन देयर इज लाइक पार्टीशन पाकिस्तान मूवमेंट, हाउ दे मेक सेंस ऑफ इट? Pakistanis, how do they make sense of it, or Bangladeshis? बंगालीज। Yeah, I think in different ways. So again, आप जब बात करोगे, मैंने 2017 में जो research की, तो it's been many many years. तो इतने subsequent events हो गए, 1971 हो गया, right? So then you're looking back at 47 या after that या second event that has taken place that overshadows a lot. So they make sense of it from this point in history. A lot of people I spoke to talked about, more than the two nation theory being a thing in Bengal, it was more about economic empowerment of Bengalis. And या that was at the root of the Pakistan movement and the support for Pakistan at that time. There were many Muslim leaguers जो अब एक uncomfortable history है उधर, कि अगर आपकी family में Muslim leaguers थे, like now that's seen as के in the post 71 history, के were, then what was their nationalism? It's a slightly more inconvenient, uncomfortable part of that history, right? But of course there were. And what I found really interesting was के generational shift था. So for a lot of young people जो students थे, and वो language movement में या जो 60s में student politics हो रही थी उसमें काफी actively involved थे, उनके लिए the idea of autonomy and then eventually independence came sooner. Right? The idea of Bangladesh and identity came sooner. Sometimes they told me that for their parents, it took them much longer because they still, that idea, हमने Pakistan movement में हिस्सा लिया, we were part of that creation. So they held on to the hope longer. Some of them, they held on to the hope till 25th March 1971 when they saw that violence, या right? The tank, the machinery and the weaponry and the mass killings. So वो भी I think काफी interesting होता है कि अगर हम objective history को देखें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आप सिर्फ देखते हो 1971 Bangladesh was created, but in what moment did you feel Bangladeshi? That will shift and may not be 1971 at all, and maybe much before, and maybe right at the beginning, right at the end, maybe after, maybe not, I don't know. So I'm curious about that as well. And I noticed that within families, they told me that there was sometimes disagreements between the younger children, parents, in terms of their politics. लोगों ने मुक्ति बाहिनी ज्वाइन की, the parents भाग के घर से भाग के की because उनकी वो politics थी, parents नहीं थे। So it's complicated. या Yeah. तो मतलब जो मुक्ति बहिनी और लिबरेशन से कुछ, इफ आई कुड यूज द वर्ड, इफ वी कुड यूज द वर्ड लिबरेशन, उनसे ताल्लुक रखते थे, तो अब उनके लिए ये एक फख्र की बात है कि लाइक वी वर द पार्ट ऑफ द लिबरेशन, एंड इफ द पीपल हु आर लाइक एसोसिएटेड समहाउ विद दिस पाकिस्तान मूवमेंट, उनको अब थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हमने पाकिस्तान मूवमेंट में हिस्सा ली। नहीं, I wouldn't say that. I just think कि I wouldn't say शर्म है. I think कि वो एक history है which is, it's something to negotiate with because but I think for a lot of people you can because you supported a different idea of Pakistan. यस, व्हिच But when that क्रम्बल्ड। Pakistan became the colonized, is what people या say. हमने देखो 1947 में एक पार्टीशन तो हो रही है, but एक डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट भी हो रही है ना. यस यस British are leaving. That's really important. This idea that we're finally free after almost 200 years of rule. यस। तो आप क्या मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हो? एक बहुत आपका एक डिफरेंट आइडिया है of what Pakistan is supposed to be and what it will do for Bengali Muslims. But when you see the West Pakistani state becoming the colonizer, and that's how people see it,
कि हमारी कॉलोनाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहा, हम कॉलोनाइज्ड बॉडीज थी. Mm-hmm. So then, your politics also shift. Yes. Yeah. And that's okay. That's also okay. Yes. Absolutely right. Because then you realize कि ये जो हमारे साथ खड़े हुए थे against oppressors, यही हमारे oppressors बन गए हैं. Yeah. So, Yeah. but all I'm saying is that, for people that move, like it happened at different times. Because for those who were very involved in the Pakistan movement, obviously that disillusionment also takes time to, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? ये Mm-hmm. क्यों हो रहा है Mm-hmm. हमारे साथ? Right? And do you So, believe कि जो Bangladesh, like like I'm using the word Bangladesh, उस वक्त का जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो कंपैरेटिवली वेस्ट पाकिस्तान से लाइक प्रोग्रेसिव था, उनकी सियासत जो थी वो बहुत ज़्यादा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स थी, लाइक वहाँ पर मौलाना बाशानी, एंड दैट्स व्हाई लाइक दे कुड स्पीक अबाउट दीज इश्यूज more actively and could fight I for. think Um, this is others may be able to speak to this a little bit more than me, but I do think a intellectual movement has always been, a driving force in Mhm. Bengal, in terms of like kafi, educated Yeah. population, and very politically engaged, Yes. politically engaged. I think that's really, really important. But I also think ke, Pakhtunkhwa mein, in other regions of Pakistan, Sindh mein, there were a lot of politically engaged people too, right? Mm-hmm. National NAP ki jo politics Yes. Yeah. thi. So I think Yeah. I think Yeah. a lot happening. I do think given East Pakistan's proximity with India and the narratives that were easily able to permeate in society, given the majority population, the threat that came from there made the state more vulnerable, Mm-hmm. and therefore more aggressive in its policies, Mm-hmm. from early on. Yeah. कि इनको तो repress करें, because ये तो बहुत बड़ी threat बन सकती हैं. Yeah. तारीख हो या नैरेटिव हो, उनको हम पोलिटिसाइज कर सकते हैं, like I think you believe in this point as well. अगर let's say if I want to do politics on your book, तो ये किस किस्म की सियासत होगी जो नैरेटिव्स आप सामने ला रही हो अपनी किताब में, तो इसके नतीजे में किस किस्म की पॉलिटिक्स नतीजे में पोटेंशियली आ सकती है as far as you are concerned. Look, it really depends on how you use it. मेरी किताब काफी दफा किताबें selectively इस्तेमाल होती हैं by states to say what they want to say. अगर आप मेरी किताब में से एक सेक्शन उठा के आप जस्टिफाई करना चाहते हो अपनी स्टेट की वायलेंस को, आप कर सकते हो, करते भी हैं. जब मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के बारे में लिखती हूँ कि अगर उधर वायलेंस हुआ तो काफ़ी दफ़ा इंडियन स्टेट उसको अप्रोप्रिएट करती है कि देखो उधर क्या हो रहा है और इधर देखो कितने प्रोग्रेसिव कश्मीर है, which is just absolutely absurd. But you can use it that way. But what I hope I've been able to do in the books, which was my intention, and if you read the entire books and if you use them in its entirety instead of selectively taking pieces, then you will it'll be a little hard to package things, Yes. because I'm talking, and especially if you look at my body of work, because I'm talking about three different states, three different state politics, and very different individual politics of Mm-hmm. people, right? Yeah. And you will find multitude of narratives Mm-hmm. in these books. Of course, there's so much more I can do. My research limited hai. I'm very humble about that. Self-funded hai. Visa issues hai. All of that. There's so many people I could not speak to, right? Across class, across geography. But I hope I've added enough, of different narratives that it becomes a little hard Mm-hmm. to Yeah. use in a way. And what I would want is to realize history is more complex. There's more Yes. to, there's a lot to unlearn, right? Mm-hmm. There's a lot to pause on and reflect and to start to get more comfortable with these more inconvenient histories. So Yeah. that's So thank you so much. Thank you so much for your time. It really means a lot. Like I learned a lot from your book, and I learned and I felt a lot when I was reading your book and now when I was listening to you. So thank you so much, and I hope we will do another podcast on partition as well. 4 sounds महीने के great. बाद ही सही. We will try to find time sooner for that. No, thank you so Yeah. much for having me. Thank you for these thoughtful questions and for engaging with my work. Thank you so much. No, thank you so much. Thank you so much for being with me. So,